40 सेंटीमीटर रखा जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो उसकी प्लांट होती है काफी इसमें ब्रांचें शाखाएं निकलती, क्योंकि उसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती और टेम्परेचर भी अच्छा खासा मिलता रहता है, तो इसीलिए थोड़ा इसको दूर दूर लगाया जाता है। और गर्मी में क्या होता है, इसका पौधा भी थोड़ा शार्ट होता है और मतलब पतला होता है, छोटा होता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा पास पास लगाया जाता है। तो ये हमारा ग्रीष्म ऋतु में स्पेसिंग हो गया। सोइंग टाइम आप ध्यान रखना, सोइंग टाइम पूछा जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में 15 फरवरी से 15 मार्च, रेनी सीजन में 15 जून से 15 जुलाई। स्पेसिंग में उतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण स्पेसिंग नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हमने आप सबको जितने भी क्राफ्ट पढ़ा है, अगर उसमें सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार के लिए बताया गया होगा तो बविस्टिन या कैप्टन या थीरम नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। सेम यही हमारी फंजीसाइड है, क्या कवकनाशी दवा का प्रयोग किया जाता है सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार के लिए। जैसे हमारा हो जाएगा बविस्टिन हो जाएगा, कैप्टन हो जाएगा, थायराम हो जाएगा। दवा की मात्रा कितनी होती है, 2.5 ग्राम पर 1 kg सीड की दर से हम इसका सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार कर लेते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर खाद उर्वरक या वॉयम या गोबर की खाद 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 80-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं। अगर इस तरह पूछा जा सकता है कि बीज सैया की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, बीज उपचार किया जाता है। या बीज उपचार के लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैप्टन, थायरन या बविस्टिन भी दे सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह था कि भिंडी में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है, तो बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, बेसालिन का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बना के हम छिड़काव करते हैं। ये क्वेश्चन, अब हाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान रखना कि भिंडी की फसल बुआई के कितने दिन बाद इसकी हम तोड़ाई करना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की जो फसल होती है उसकी बुआई के कितने दिन बाद इसकी हम जो पहली तोड़ाई इसमें कब स्टार्ट करते हैं, कितने दिनों बाद। तो अगर दिन में पूछेगा तो 40 से 45 दिन या 40 से 42 दिन देता। अगर वीक में पूछ लेगा तो कितना होता है हमारा, 6 से 7 सप्ताह होता है। कितना होता है, 6 से 7 सप्ताह। ऐसे हमारे प्याज में पूछा जाता है कि प्याज की जो नर्सरी होता है वो बुआई के कितने दिन बाद रोपाई हो जाता है, तो उसमें भी ऐसे देता है 40 से 42 दिन हो जाएगा, या 6 से 7 सप्ताह भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन हमारे प्याज में भी कई बार पूछा गया। तो भिंडी की जो फसल होती है उसकी नर्सरी की रोपाई हम कब करते हैं। अब यहाँ पर इसके हम बीज की बुआई के बाद इसमें इसकी हम तोड़ाई पहले कब करते हैं, तो हमारा 40 से 45 दिन, 40 से 42 दिन, 6 से 7 सप्ताह हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन दिया है कि भिंडी में फूल आने के कितने दिन बाद हम पहले तोड़ाई करते हैं। जैसे उसमें फ्लावरिंग होने लगा उसके कितने दिन बाद हम फर्स्ट उसमें तोड़ाई करेंगे, तो 6 से 7 दिन बाद इसकी तोड़ाई करते हैं। उसके बाद हम 3 से 4 दिन या 2 दिनों के अंतराल पर इसे हम तोड़ाई करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिजीज या रोग।
चलिए विद्यार्थियों, आज आपकी पुनः पशुपालन की क्लास शुरू होने जा रही है, तो सभी लोग फटाफट आ जाएं। कुछ थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से लास्ट क्लास आपकी जो है बंद करनी पड़ी, है ना। तो पशुपालन में पशु चिकित्सा विज्ञान चल रहा था आपका, उसमें हमने जो कुछ मेडिसिन थी, है ना, कुछ औषधियाँ थी और कुछ जो है उसके ट्रीटमेंट थे, कुछ इक्विपमेंट भी थे, है ना, और हल्का फुल्का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स के विषय में बताया। अब विद्यार्थियों आज बात करेंगे एनिमल्स के जो इम्पोर्टेंट डिजीज रोग हैं और रोग, उनके उपचार और काजल ऑर्गन्स और उनकी रोकथाम, इसके विषय में आज बात होगी कि कौन सा डिजीज कैसे फैलता है और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और उसका जो है प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि आप कैसे पता लगा पाएंगे ये कौन सा रोग है, और उसके बाद इसकी जो है प्राइमरी मेडिसिन क्या है और काजल ऑर्गन्स क्या है, किसके कारण होता है, इन सभी के विषय में आपको बताएंगे। इसके बाद आपकी डेयरी साइंस की क्लास, जो डेयरी है वो आपकी शुरू होगी। डेयरी आपकी जो पशुपालन, पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान, 3 इसमें पार्ट है ना, तो 3 पार्ट्स में आपके बीएससी एग्रीकल्चर में जो है 2 पार्ट रह जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस, दोनों अलग अलग कोर्स हैं। और उसके बाद एमएससी में आप एनिमल हस्बेंड्री से एमएससी कर सकते हैं, डेयरी साइंस से एमएससी कर सकते हैं, और वेटरनरी आपका इंटर के बाद ही अलग हो जाता है, जिसको पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। वो मैथ इंटर जो है बायो के स्टूडेंट होते हैं, वही वेटरनरी साइंस के। तो ये 3 पार्ट में विभाजन है, पशुपालन, पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान का। तो आज पशु चिकित्सा विज्ञान का लास्ट लेक्चर है, तो इसको थोड़ा बहुत आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप थोड़ा बहुत पशु चिकित्सा विज्ञान के विषय में जानते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें जो है वेटरनरी एमबीएससी नहीं करना है, मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस नहीं करना है, ना बीबीएससी करना है, आपको केवल हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए इसका, बस इतना ही आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। क्योंकि मेडिकल जो मेरठ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये बीबीएससी और एमबीएससी का कोर्स भी चलता है ना, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस दोनों का कोर्स चलता है। लेकिन वो केवल बायो के स्टूडेंट्स के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। आपको केवल सामान्य जानकारी ही होनी चाहिए, किस प्रकार से थनैला होता है, किस प्रकार से जो है कंटेजियस अबार्सन होता है, संक्रामक गर्भपात होता है, किस प्रकार से टीबी होता है पशुओं में, किस प्रकार से अफारा होता है, किस प्रकार से लंगड़ा होता है, किस प्रकार से कालाजार होता है, किस प्रकार से गला घोटू होता है, किस प्रकार से रेंडर पेस्ट होता है, किस प्रकार से बैसलस होता है, यानी कि अगर हम कहें तो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं पशुओं में जो सामान्य जानकारी की भाषा में हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन उसका जो है पूरा काजल ऑर्गन्स और इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह, सिम्टम्स और उसकी रोकथाम के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, यही आपसे आशा की जाती है, और इसी के हिसाब से पेपर में कभी कभी आ जाता है। रेगुलर जरूरी भी नहीं है, एफएमडी में जैसे फूड माउथ डिजीज होता है, जरूरी नहीं है कि पूछा ही जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपके सिलेबस में है तो पूछा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला आज हम देखेंगे, पहला है विद्यार्थियों कांटीजियस एबार्सन, यानी कि संक्रामक गर्भपात। ठीक है, अब देखिए कांटीजियस एबार्सन, संक्रामक गर्भपात या बैंग रोग भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक गर्भपात और बैंग रोग। देखिए संक्रामक गर्भपात क्या है, यानी कि देखिए गाय या भैंस को हम पालते क्यों, पहला हमारा उद्देश्य क्या होता है कि गाय या भैंस हमारी जो है, गाय क्यों पाली जाती है, भैंस क्यों पाली जाती है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन जब ही देगी जब वो बच्चा देगी, और बच्चा जब ही देगी जब गर्भित होगी, है ना। जब तक गर्भित नहीं है और तब तक बच्चा कैसे दे सकती है। और इसमें होता क्या है, आपने पूरी मेहनत की, गर्भित कराया गाय को, और उसके बाद उसका एम्ब्रियो जो है वो एबार्ट हो गया, यानी कि एबार्सन हो गया उसका, ठीक है, गर्भपात हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपको दुग्ध नहीं मिल पाएगा, आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ये एक भयानक रोग आप समझिए हो गया, क्योंकि आपको एक लैक्टेशन का घाटा सहना पड़ेगा, और साथ साथ में हो सकता है कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो गया गाय को, तो वो पशु आपका जो है मर भी सकता है। तो इसलिए ये एक भयानक बीमारी है। तो इससे किस प्रकार से हम बताएंगे आपको बचाव होना चाहिए, या किस प्रकार इसके काजल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए संक्रामक गर्भपात या बैंग रोग, ठीक है, गाय भैंस और बकरी में, गाय भैंस में जो होता है ये ब्रूसेल्ला एबॉर्टस के द्वारा होता है, सुअर में ब्रूसेल्ला स्विस और भेड़ बकरी में ब्रूसेल्ला मिलीलेटेंस। ये देखिए काजल ऑर्गन्स है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। ये जो होता है गाय या भैंस में ब्रूसेल्ला एबार्टस के द्वारा होता है, सुअर में ब्रूसेल्ला स्विस के द्वारा और भेड़ बकरी में ब्रूसेल्ला मिलीलेटेंस के द्वारा होता है। 3 इसके काजल ऑर्गन्स होते हैं। तो तीनों काजल ऑर्गन्स आपको याद होने चाहिए कि गाय या भैंस में ब्रूसेल्ला एबार्टस के द्वारा, सुअर में ब्रूसेल्ला स्विस का मतलब सुअर, और भेड़ या बकरी में ब्रूसेल्ला मिलीलेटेंस, ठीक है, ब्रूसेल्ला एबार्टस, ब्रूसेल्ला स्विस और ब्रूसेल्ला मिलीलेटेंस। ये इसके 3 काजल ऑर्गन से जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ब्रूसेल्ला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी को बैंक कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड देखिए इसका होता है 33 से 100 दिन। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है,
इंक्यूबेशन पीरियड का विद्यार्थियों मतलब होता है डे ऑफ इनोकुलम ऑफ ए पैरासाइट या इन्फेक्शियस वायरस है, वायराइड है, या इन्फेक्शियस आपको कह दें अगर कड़ है कोई। डे ऑफ इंक्यूबेशन यानी कि जिस दिन इनोकुलम प्रवेश किया, जैसे किसी की बॉडी में, किसी गाय या भैंस की बॉडी में जिस दिन कोई वायरस प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, उस दिन से लेकर के, जैसे आज प्रवेश किया उसने, आज 29 जून है, आज प्रवेश किया, और आज के जो है अगर 50वें दिन उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 1 से लेकर के 50 दिन। ठीक है, यानी कि आज वो घुसा, प्रवेश किया, आज प्रवेश किया और उसने लक्षण अपने प्रदर्शित किए जाके 50वें दिन, तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका कितना हो गया? 50 दिन। कितना हो गया? 50 दिन। जैसे मान लीजिए एक कोई ये गाय है, ठीक है, ये गाय है मान लीजिए इसको, और इसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया जीवाणु कोई प्रवेश कर गया, और ये मान लीजिए 29 जून को प्रवेश किया है, और इसके लक्षण अगर हम देखें तो 1 अगस्त को लक्षण इसके हमें प्रतीत हुए कि ये पशु बीमार हुआ या कुछ भी हुआ, या बुखार आया, कुछ भी हुआ, तो ये जो है यहां से यहां तक अगर 1 अगस्त को लक्षण यानी कि 32-33 दिन में इसके लक्षण हुए, तो वही इसका क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। यानी कि तब तक ये गया, फिर इसने अपनी कॉलोनी बनाई, फिर इसने अपने परिवार के सदस्य बढ़ाए, वहां पर रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन किया, फिर इसने जो है सेल्स को पकड़ा, बॉडी को पकड़ा, फिर बॉडी को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ जब किया, तो हमें पता चला कि हमारे अंदर कुछ घुसा हुआ था। ठीक है, तो वही क्या हो गया? इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। ठीक है, तो किसी डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग हर डिजीज का होता है, तो 33 से 100 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ब्रूसेल्ला का, ब्रूसेल्ला एबार्टस का, ब्रूसेल्ला स्विस का, ब्रूसेल्ला मिलीलेटेंस का, दिस इज नोन एज आल्सो कंटीजियस एवार्सन, संक्रामक गर्भपात, इट इज आल्सो नोन एज बैंग डिजीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ठीक है, बैंग बांझ रोग भी इसे कहते हैं। अगला है लक्षण। 5वें से 8वें महीने में गर्भपात होने की अधिक संभावना। अब इसमें 5 से, जैसे आज गर्भित हुई गाय, और आज के 5वें से 8वें महीने के बाद महीने में क्या होगा? एबार्सन हो जाएगा, जो इम्ब्रियो होगा, भ्रूण हो रहा होगा, वो एबार्ट हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा गाय या भैंस का। तो ये देखिए खतरनाक चीज है। इसमें मेस्टालाम यू और यूट्रोटोम के का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग लाभदायक होता है। मेस्टालाम यू या यूट्रोटोम, ठीक है, इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं। मेस्टालाम यू और यूट्रोटोम के इंजेक्शन इसके लिए नियंत्रण के लिए दिए जाते हैं। और उपचार के साथ इसमें रोकथाम अगर करना है तो 4 से 8 माह की आयु के बछड़े में काकहुड वैक्सीन का टीका लगवा देते हैं। एक वैक्सीन आती है काकहुड। अगर बचपन में ही अगर छोटा बछड़ा है, 8 से बछड़िया है, देखिए ये फीमेल डिजीज है, क्योंकि गर्भपात जो होगा वो फीमेल में ही होगा, मादा रोग है, फीमेल है, मादा रोग है, तो ये मादाओं में ही टीका लगवाएं आप, काकहुड का नरों में न लगवाएं। 4 से 8 माह का जब बछिया हो, बछड़ा नहीं बछिया हो, या उसकी फीमेल हो, 4 से 8 माह की जब हो, तो उसमें काकहुड वैक्सीन का टीका लगवा दें, जिससे कि इसमें जो है संक्रामक गर्भपात नहीं हो। ठीक है, तो या फिर इसमें जब हो जाए तो मेस्टालाम यू या यूट्रोटोम के इंजेक्शन हम इसको देते हैं। तो ये हो गई आपकी संक्रामक गर्भपात की। चलिए आगे, अगला है मेस्टाइटिस, थनैला या स्तनशोथ या गार्गेट, इसी के नाम है ये। थनैला है, मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस और मेस्ट्राइटिस। ये देखिए मेस्टाइटिस है, एक विद्यार्थियों मेस्ट्राइटिस भी होता है। देखिए एक होता है मेस्टाइटिस और एक होता है मेस्ट्राइटिस। देखिए मेस्ट्राइटिस जो होता है ये जनन रोग है, रिप्रोडक्टिव डिजीज है, ये जनन रोग है। ये दोनों अंतर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेस्टाइटिस और व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मेस्ट्राइटिस और मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस और मेस्टाइटिस में क्या अंतर है? तो मेस्टाइटिस जो होता है इसी को थनैला कहते हैं, स्तनशोथ कहते हैं, गार्गेट कहते हैं, और मेस्टाइटिस जो है वो जनन रोग है ना, रिप्रोडक्टिव डिजीज है मेस्टाइटिस। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इससे भी आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि मेस्टाइटिस क्या है, मेस्टाइटिस क्या है। तो ट्राइटिस जो होता है वो जनन रोग है, और टाइटिस जो है, मेस्टाइटिस जो है उसको स्तनशोथ या गार्गेट भी कहते हैं। अब ये देखिए होता किसके कारण है? स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई। स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई इसका कारक है, स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई जीवाणु, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई। अब अगर स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टाई देखिए पहुंचता कैसे है? जैसे हमने गाय भैंस को कभी जो है दूहा, और दोहने पर क्या होता है? स्फिंक्टर सेल्स जो होती हैं उसकी थन की केट की वो खुली रहती हैं, और जब गाय भैंस बैठ गई नीचे तो ये बैक्टीरिया जो है
उपस्थित रहता है। जमीन में भी कभी कभी प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है किसी जन जीव के हुआ हो तो उससे प्राप्त हो गया हो, या जमीन में आ गया हो। तो ये जो टीथ खुला रहता है, स्प्रिंकलर सेल्स होता है, तो उससे जो है थन में प्रवेश करने लगता है। और जब थन में प्रवेश करेगा, अगर बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो हमने बताया इसका जो है टाइम लगेगा इसको कॉलोनी बनाने में, और थन के अंदर एक अपना समुदाय बना लेता है, पूरा अपना परिवार, चाचा मौसा दादी दादा सब जो है तैयार कर लेता है। उसके बाद ये सब फिर अपना परिवार, तो कॉलोनी बन जाती है, और ये सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, और थन फिर जो है फट जाता है। फटने के बाद उसमें घाव हो जाता है, तो ये होता है थनैला। तो इसको उपचारित जो है इसका कारक है स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई। क्या कारक है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई, है ना। स्तनसूल, गार्गेट, थनैला, मैस्टाइटिस सभी इसी के नाम है। अब देखिए साधारणतः यह रोग ऐन में लगता है, जिस कारण ऐन में दर्द होने लगता है। देखिए जब लगेगा तो दर्द होगा। इस प्रकार से निकाले गए दूध में एपिथीलियम कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण देखिए अब ये एपिथीलियम जो कोशिकाएं हैं, एपिथेलियम, देखिए एपिथेलियम क्यों आती हैं? क्योंकि हमने बताया था जब ये कॉलोनी बना लेगा तो कोशिकाओं को डैमेज करेगा, और छोटी छोटी ब्लड की कोशिकाएं जो है उनको जब डैमेज करता है, वो आप दूध दूना तो बंद कर नहीं रहे हैं, तो जब दूध दूहेंगे तो वो जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध के साथ नीचे आने लगती हैं, इसमें इंजरी हो जाती है। तो जब दुग्ध के साथ समझ लीजिए लाल कण आने लगे या लाल रंग का दूध आने लगे, तो आप समझ लीजिए थनैला। अंदर अंदर इसके अंदर जो है बैक्टीरिया पहुंच गया और उसने सब जो है माहौल खराब कर दिया। ठीक है, तो इसको एपिथेलियम सेल्स होती हैं, वो जो है लाल रंग का दूध कर देती है, वो अगर आ जाए तो समझ लीजिए थनैला है, जिसके कारण दूध में लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रोग ग्रसित, देखिए उपचार में क्या करेंगे? ऐन पर आयोडीन युक्त मरहम लगाकर रोकना चाहिए। एंटीसेप्टिक जैसे बोरिक एसिड वगैरह इसमें है। बोरिक एसिड और डेप्सॉन के तेली इंजेक्शन देना चाहिए। डेप्सॉन के तेली इंजेक्शन, बोरिक एसिड और आयोडीन युक्त मलहम, ये सभी चीजें अगर लगाते रहेंगे तो उपचार हो सकता है। और अगर रोकथाम देखिए कैसे करेंगे, तो उपचार के लिए देखिए आयोडीन के जो है आयोडीन युक्त मरहम हो, बोरिक एसिड युक्त मरहम हुई हो, या एंटीसेप्टिक हो, इससे भी कंट्रोल होता है। और डेप्सॉन के तेल इंजेक्शन लगाए जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए। अगर आप सबसे ज्यादा इसका अच्छा काम यह है कि होने ही ना दो थनैला, तो ऐन को स्वच्छ रखना चाहिए और रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से दूर रखना चाहिए। जैसे कोई रोगी डिजीज पशु है तो उसकी कलिंग कर देना चाहिए, उसको जो है हटा देना चाहिए उसको, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए कोई जानवर वहीं बैठा रोगी और एक साधारण जानवर बैठ गया, तो क्या होगा? बैक्टीरिया वहां से जो है ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके टीथ में, थन में। ठीक है, तो ऐसे इसका जो है नियंत्रण मैस्टाइटिस या थनैला का कर सकते। अगला है रेंडर पेस्ट या पशु प्लेग। देखिए रेंडर पेस्ट या पशु प्लेग या वायरल डिजीज है। ये इसका दूसरा नाम देखिए क्या है? बसंतु। बसंतु है, बेदन है, शीतल है, पोका है, पोकनी। ठीक है, बसंतु, बेदन, शीतल। शीतल का मतलब सर्दी के कारण हल्का सा हो जाता है, शीतल इसीलिए इसका नाम। ठीक है, देखिए इसका एक और हम देसी नुस्खा बताएं। अगर किसी की गाय भैंस, एक लड़के ने किसी दिन मैसेज किया था हमारे पास कि सर हमारी गाय जो है या भैंस जो है कोंक रही है, क्या उसको जो है दस्त आ रहे हैं, तो उसके लिए तो देखिए खड़िया भी उसके उपचार हो सकता है। खड़िया घोल पिलाइए, कोंकना बंद कर देगी गाय या भैंस को। ठीक है, या उसको जो है मोशंस नहीं होंगे। ठीक है, या फिर आप हो सकता है ये भी हो कि आप जो है ज्यादा हरा चारा ना खिलाएं। ज्यादा हरा चारा भी खिलाएंगे तब भी जो है वही स्थिति, क्योंकि लग्जरेटिव वो भी होता है। ठीक है, तो इसी के नाम है बसंतु, बेदन, शीतल, पोका, पोकनी, ये सब नाम है पशु प्लेग के। अब देखिए ये वायरल डिजीज हमने बता दिया और खतरनाक रोग है। शीतल इसीलिए क्या जाता है कि सर्दी के कारण होता है। अब देखिए सर्दी वाले लक्षण, सर्दी जब तुम्हें होती है तो क्या करते हो? नाक आ जाती है ना, तो ये सब सिस्टम है सर्दी के। तो देखिए इसे भी यही होगा। पशु के नाक कान से लसदार मवाद निकलता है और पतले और बदबूदार दस्त आते हैं। दस्त जो होते हैं पतले और बदबूदार आते हैं। दस्त के आने के आरंभ में पशु का तापक्रम गिर जाता है, पशु की जमीन पर गिर पड़ता है और 4-5 दिन में मर जाता है। देखिए टेम्परेचर गिरना इसका मेन कारण होता है, इसीलिए इसको शीतल कहा जाता है। बताया था ना हमने कि शीतल क्यों कहा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है इसका। टेम्परेचर जो साधारण होता है उससे बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है इसका, यानी कि टेम्परेचर गिर जाता है और गिरने से क्या होता है, इसीलिए इसको शीतल कहा जाता है। नाक कान से लसदार मवाद गिरने लगता है पशु के, और ये जो है गिर जाता है, बेसुध हो जाता है जमीन पर, और 4 से 5 दिन में इसकी मृत्यु होना जो है निश्चित हो जाती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। ठीक है, रेंडर पेस्ट जो है इसी को बसंतु कहते हैं, बेदन कहते हैं, शीतल, पोका, पोकनी, यही है। ठीक है, तो ये है आपकी जो है इसमें जो है नाक कान से लसदार मवाद भी आता है और साथ साथ में इसके में जो है
दस्त जो होंगे वो बदबूदार दस्त, ठीक है। तो अब वो लड़का जो था वो ये बताए हमें कि बदबूदार दस्त तो नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रोगी पशु को 33(1/3) सल्फामेजाथीन सोडियम का घोल अंताशयरा देते हैं। पशुओं को एंटीप्लेग सीरप का 100 से 200 ml का इंजेक्शन देते हैं। और रोकथाम, स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं के अलग रखते हैं। बकरी टिश्यू वायरस का इंजेक्शन देते हैं। एक वायरस का इंजेक्शन है, बकरी टिश्यू वायरस इसका नाम है, उसका हम जो है वैक्सीनेशन भी कर देते हैं इसमें। और साथ साथ में अगर वहीं पर हमें इसको बचाना है, जब पशु बीमार है उस समय ही बचाना है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसमें जो है 33(1/3) सल्फामेजाथीन सोडियम का इंजेक्शन अंताशयरा यानी कि बेल्स के अंदर देंगे। नस में इंजेक्शन ये लगता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये इंजेक्शन नस में लगता है, मांस में नहीं लगता, तो नस में देते हैं जिस इंजेक्शन को, तो अंताशयरा दिया जाता है। और एंटी जो है रेंडर सिरप आती है, एंटी प्लेग या रेंडर पेस्ट आती है, या प्लेग है एक प्रकार का, समझिए। प्लेग जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, सर्दी से ही ज्यादातर होते हैं, यानी कि टेम्परेचर को डाउन करते हैं बॉडी की, ठीक है। तो प्लेग है ये, एंटी प्लेग सिरप जो आती है, सीरम, ये सीरम है, एंटी प्लेग सीरम है ना। सीरम का 100 से 200 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको भी दिया जाता है, एंटी प्लेग सीरम, ठीक है। तो ये सभी चीजें इससे जो है उपचार करते हैं। और अगर कोई बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु के पास नहीं ले जाना चाहिए, ये भी बात होती है। और बकरी टिश्यू वायरस का इंजेक्शन जो है दे देते हैं। अगर वैक्सीनेशन कराना हो बचपन में ही, अगर इसका हम बकरी टिश्यू वायरस जो वैक्सीन होती है उससे अगर इसका उपचार कर देंगे तो ये रोग जो है रेंडर पेस्ट होने की संभावना नहीं रहती। चलिए आगे। अगला है खुरपका और मुंहपका। देखिए फूट एंड माउथ डिजीज, देखिए दिखा देते हैं एफएमडी कैसे होती है पशुओं में। ये देखिए, ये देखिए एफएमडी, ये फूट एंड माउथ डिजीज है पशु की, खुरपका और मुंह पका रोग। देखिए मुंह कैसा पका हुआ है, ये मुंह है ना, ये देखिए ये छाला हो गया है ये, ठीक है, ये छाला है। और इस छाले में वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये इसका जो है मुंह जो है पकने लगा है। नीचे भी इन्फेक्शन है, जीभ में भी इन्फेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार का इन्फेक्शन जो होता है एफएमडी का, इस प्रकार का मुंह में होता है, ऐसे ही पैर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो यही एफएमडी कहलाती है, फूट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। चलिए आगे। यह बीमारी देखिए वायरल तो ही है, वायरल तो ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैलती है मुख्य रूप से, वायरस के 3 फॉर्म है, ए, ओ एंड सी, यूरोपीय देशों में, और 4 फॉर्म एशियाई देशों में है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ठीक है, सेट 4। ये सभी फॉर्म एशियाई। देखिए ए, ओ एंड सी जो फॉर्म है वायरस के, ये यूरोपियन कंट्रीज में, कहां पर है, ये यूरोपियन देशों में। ए, ओ एंड सी, ए, ओ एंड सी ये जो है यूरोपियन कंट्रीज में है, ठीक है, ये यूरोपियन। और एशियाटिक कंट्रीज में जो होते हैं वो सेट होते हैं, सेट 1 है ना, वायरस का जो नाम है, सेट 2 सेट 4 तक होते हैं, ये एशियन कंट्रीज में होते हैं। और यूरोपियन में ए, ओ एंड सी है, ठीक है। उसके बाद मुंह से लार बहने लगती है और ओंठों में चपचपाहट किया। अब देखिए ओंठ इसका फटा था, तो जब जैसे आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, वो स्थिति इनकी होती है। तो छाले होंगे तो पहले लार ज्यादा कटती है छालों में, और उसके बाद चपचपाहट की आवाज आती है, उसमें थोड़ा मवाद बनने लगता है पशुओं के, ठीक है। और खुरपका में खुरों के बीच में छाले पड़ जाते हैं, और मुंहपका में मुंह के अंदर गलों, गालों, जीभ, होंठ, तालू, अभी दिखाया था ना, जीभ में भी छाले हो जाते हैं इसमें, है ना, जीभ मसूड़ों पर छाले पड़ जाते हैं, मतलब पूरा मुंह जो है इसका खराब हो जाता है। और जो खुर होते हैं उसके बीच में भी छाले पड़ जाते हैं। तो ये ना चल सकता है और ना कुछ खा पी सकता है। आपके छाले हो जाते हैं, आप भी खा नहीं पाते हैं, ये तो खैर जानवर है, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है, इसी को खुरपका मुंहपका कहते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला है पशु को जाड़ा देकर बुखार आता है। अब ये बड़ा रूप ले लेता है, पहले तो हल्का होता है, जब ज्यादा फैल जाता है तो बुखार आता है, पशु चारा भी कम खाता है, दूध भी कम देता है, पशु लंगड़ाता है और जमीन पर पैर पटकता है। मतलब देखिए जब ये हो जाएगा ज्यादा, जब इसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है खुरपका मुंहपका का, तो जो है फीवर भी आता है। उसके साथ जब पैर नहीं रख पाएगा जमीन पर, क्योंकि पैरों में छाले हैं, तो लंगड़ाएगा, जाहिर सी बात है, और चारा भी नहीं खा पाएगा क्योंकि मुंह में छाले हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थितियां इसके साथ होती हैं। उपचार में मुंह के छालों को फिटकरी और बोरिक एसिड से धोते हैं, ठीक है। पैरों के बीच पड़े छालों को ठीक करने के लिए 1%
तूतिया का घोल पैर स्नान कराना चाहिए। घोल में जो है पैरों का स्नान कराना चाहिए और मुंह को फिटकरी और बोरिक एसिड से धोना चाहिए। ठीक है, मुंह को फिटकरी और बोरिक एसिड से धुलते हैं। अगर पैर में भी देखिए, अगर फूट एंड माउथ अगर मुंह में हुआ है तो पैर में भी ज्यादातर होने की संभावना रहती है, क्योंकि वायरस कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा पैर में भी। तो पैर में क्या करते हैं, एक उसका जो है टब बना देते हैं खड़ा होने के लिए जानवर को, और उसी में 1% तूतिया 1% मिला के पानी में घोल देते हैं और पशु को उसी में खड़ा कर देते हैं, यानी कि बाथिंग कराते हैं, स्नान कराते हैं। फूट स्नान इसको कहते हैं, पैर को नहलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से बाथिंग कराते हैं, जिससे कि पैरों के भी छाले खत्म हो जाते हैं और मुंह में फिटकरी और जो है बोरिक एसिड से इसको साफ करते हैं, तो हो सकता है इसका कंट्रोल हो जाएगा कभी। चलिए, पैर स्नान देखिए, पैर स्नान के लिए 2 से 2.5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, और ये सब डाटा दिया गया है। गहरी नाली है, ये लाली नहीं है ना, नाली है। तो नाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें 1% तूतिया का घोल भरकर आधे घंटे के लिए उसे इसमें जो है खड़ा कर देते हैं। कितनी देर के लिए खड़ा कर देते हैं, आधे घंटे के लिए इसको खड़ा कर देते हैं, तो स्नान कर लेता है पशु। ठीक है, स्नान का मतलब पूरा नहीं नहला देंगे, ऐसा ना हो कि ऊपर से पानी तूतिया का डालने लगो उसके, पैर ही पैर, केवल जहां पर छाले हों वहीं पर इसको डालते हैं। स्वस्थ पशु को बीमार पशुओं से अलग रखना चाहिए, चारागाहों को बदल देना चाहिए। देखिए, और रोग लगने से पहले एंटीवायरस वैक्सीन, ये देखिए उसमें जो है बकरी का फुट वैक्सीन थी, बकरी टिश्यू वैक्सीन थी रेंडरपेस्ट में, और इसमें जो है वैक्सीन का नाम है एंटीवायरस वैक्सीन जो होती है का टीका लगा देना चाहिए, एंटीवायरस वैक्सीन का। ठीक है, देखिए जो वायरल डिजीज होते हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी वायरल डिजीज हो उसमें जो है अगर बीमार कोई है तो उसको जो है स्वस्थ व्यक्ति से या पशु से बाहर दूरी बनाए रखना चाहिए। देखिए जैसे कोरोना वायरस, कोरोना क्या है, वायरल है, तो इसीलिए कहा गया है 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर तुम जानवर सभी इकट्ठे रहोगे तो कोरोना बहुत तेजी से दौड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए 2 गज दूरी मास्क जरूरी वाली बात आती है कि वायरल डिजीज जो भी होती है उससे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है बहुत ठीक आदमी नहीं है, बहुत खराब है। तो इसलिए जो है पशुओं को भी दूरी बना के आपस में जो है रखनी, तुम्हें रखनी है, पशु तो रख नहीं पाता है, क्योंकि उसे क्या पता है क्या वायरस है, क्या कुछ नहीं उसे पता है। ठीक है, तो आप जो है दूरी बनवाइए, और एंटीवायरस वैक्सीन जो होती है वो शुरू में ही बचपन में लगवाते हैं, तो उससे जो है पशु जो है प्रभावित नहीं होगा, एफएमडी से वरना प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है तूतिया का घोल और फिटकरी और बोरिक एसिड, ये चीजें जो है काम आती हैं इसके नियंत्रण। चलिए आगे, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस अनिश्चित काल इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंथ्रैक्स जो रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है। दुग्ध ज्वर होता है, मिल्क फीवर दुधारू पशुओं में किसके द्वारा होता है, दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, दुग्ध ज्वर किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी से। अगर पशु में कैल्शियम की कमी आ जाती है, कैल्शियम की कमी, तो भी दुग्ध ज्वर हो जाता है। देखिए वसा गोलिकाएं जो होती हैं ये कैल्शियम कैल्सिनेट और कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है अच्छी बनी हुई दिखाई देती हैं। दुग्ध का निर्माण एल्वलाई, ये कुछ जर्नल इसमें लिख दिया गया है, एल्वलाई कोशिकाओं में होता है, एल्वलाई। दुग्ध का निर्माण एल्वलाई कोशिकाओं में होता है। ठीक है, वसा गोलिकाएं जो होती हैं कैल्शियम कैल्सिनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, ज्यादातर उनकी बाहरी परत जो होती है। ठीक है, आगे देखेंगे दुग्ध ज्वर जो होता है पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला डिजीज देखेंगे। देखिए अफारा रोग, अफारा क्यों हो जाता है? देखिए पशु को जब हम ओस युक्त चारा खिला देते हैं तो ओस युक्त चारा खिलाने के कारण पशु की गैस बन जाती है, और वही गैस क्या करती है, अफारा। अब जब गैस बन जाएगी तो मोशंस नहीं होंगे पशु को, तो मोशन लाने के लिए अलसी का तेल या जमाल घोटा पिलाते हैं। हमने कहा था जमाल घोटा बहुत हाईली लग्जरेटेड। ठीक है, अलसी का तेल और जमाल घोटा दिया जाता है, जिससे कि इसके पेट की गैस जो है निकल जाती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले कुछ रोग और हैं, इसमें आप देखेंगे पहले एंथ्रैक्स। ठीक है, एंथ्रैक्स देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है एंथ्रैक्स। देखिए एंथ्रैक्स जो होता है ये बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है, इसी को जहरी बुखार, प्लीहा का बुखार या गिल्टी कहा जाता है। देखिए प्लीहा का बुखार, इसमें प्लीहा जो होती है ब्लड की वो फैल जाती है, इसको जहरी बुखार कहते हैं, इसी को गिल्टी कहा जाता है। गिल्टी, जहरी बुखार या प्लीहा का बुखार, ये एंथ्रैक्स है। क्या है, एंथ्रैक्स। और एंथ्रैक्स के कारण ही जहरी बुखार होता है, प्लीहा का बुखार होता है और गिल्टी होता है, और इसका कारक है बैसिलस एंथ्रेसिस
क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 12 से 14 घंटे, यानी कि बहुत ही तेजी से फैलता है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स। 12 से 24 घंटे में काम जो है शुरू कर देता है, ये सिम्टम अपने दिखाने शुरू कर देता है। इसी को जहरी बुखार कहते हैं, इसी को गिल्टी कहते हैं, इसी को प्लीहा का बुखार कहते हैं। और ये जो है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। देखिए इसके सिम्टम क्या होते हैं, चलिए आगे देखिए। अति तीव्र अवस्था, और तीव्र अवस्था इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। मुंह, नाक और मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव का गिरना। मुंह, नाक तथा मलाशय से, मुंह, नाक तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव, यानी कि ब्लड मिला हुआ झागदार स्राव मुंह, नाक और मलाशय से अगर होने लगे तो ये समझ लीजिए एंथ्रेक्स, यानी कि जहरी बुखार है, प्लीहा का बुखार है। इसीलिए देखिए ब्लड आता है इसमें, क्योंकि प्लीहा फट जाती है, गिल्टी इसी को कहते हैं, है ना। प्लीहा फट जाने की वजह से प्लीहा जो है फटेगी तो ब्लड जो है झाग युक्त मुंह, नाक और मलाशय से आएगा। तो ये हो गया आपकी अति तीव्र अवस्था। तीव्र अवस्था में पेट का गुम हो जाना, चक्कर काटना, खून मिले दस्त एवं उसके शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोल तार जैसा चमकदार झाग युक्त स्राव निकलना और उसका न जमना तथा शरीर का ताप 106 डिग्री तक पहुंच जाना। इस बीमारी में प्लीहा का आकार बहुत बढ़ जाता है, इससे प्लीहा का बुखार अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मेन पॉइंट आपको समझना है कि प्लीहा का बुखार कहा जाता है, सबसे मेन पॉइंट इसमें पढ़िएगा इसको, यानी कि प्लीहा का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हर जगह पर अगर इसको जहां से भी मवाद आएगा या लसदार या झाग पदार्थ आएंगे वो सब ब्लड मिले हुए आएंगे, क्योंकि ये बुखार ही प्लीहा का है। ठीक है, प्लीहा का, और इसमें टेम्परेचर बढ़ता है और उसमें जो है हमने देखा था टेम्परेचर घटता था, रिंडरपेस्ट। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। और भैंस का होता कितना, ये गाय का है, ये भैंस का है, ये गाय का है और ये भैंस का है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये तो है। अब समझिए 101 से लेकर के और टेम्परेचर जब 106 पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, इसकी मौसी से बचाने नहीं आएगी, तब ये जो है मौत के घाट में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, मौत में पहुंच जाएगा ये जानवर। 101 से लेकर के 106 जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो मरेगा कि जिंदा रहेगा, मर जाएगा। तो बैसिलस एंथ्रेसिस खतरनाक रोग है, तो इसकी रोकथाम देखिए कैसे करते हैं आपको बता दें। चलिए देखिए, रोग के प्रारंभ में एलिक जो इसका एलिक लाल होता है ये, ठीक है, एलिक लाल, एलिक लाल में जो है, एलिक लाल में नहीं यहां पर होगा, एलिक लाल 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स, एलिक लाल 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं रोग के प्रारंभ में यहां पर आ जाएगा। रोग के प्रारंभ में एलिक लाल 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर शुरुआत होती है तो रोग के प्रारंभ में, है ना, जब रोग का प्रारंभ होगा उस समय एलिक लाल 100 से 150 घन सेंटीमीटर एंटी एंथ्रेक्स क्या करेंगे, एंटी एंथ्रेक्स का जो है इंजेक्शन लगाते हैं। और रोकथाम अगर इसकी करनी है तो रोग लगने से पहले स्वस्थ पशु को एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या पाश्चर वैक्सीन, ये देखिए दोनों वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। इसीलिए देखा होगा अब तो खैर नहीं आते हैं, पहले आते थे गांव में भैंस गाय के डॉक्टर, और मोटे मोटे डॉक्टर होते हैं गाय भैंस के, बहुत मोटे होते हैं, उसी तरीके से होते हैं, और 2-3 मोटी मोटी इतनी इतनी बड़ी जो है लिए रहते थे क्या, सिरिंजें, इंजेक्शन, और उनके साथ लिए रहते थे, भरते थे, कहते लगवाना है 5 रुपए में वैक्सीनेशन, और जरा जो है बरसात के मौसम से पहले सब पाट देते पूरा क्षेत्र। होता था ऐसा कि नहीं होता था। अब देखिए वैक्सीनेशन अगर ना देखा हो तो हम दिखाएं कुछ, इसमें शहरी व्यक्ति भी जो है बहुत कायदे से बैठे होंगे। वैक्सीनेशन देखिए, ये जो आपके डॉक्टर है ना, ये मॉडर्न डॉक्टर हो गए, ये इंजेक्शन की जो उनको है छोटी रखते हैं निडल। पहले के डॉक्टर जो होते थे वो बहुत मोटी निडल रखते थे। ये देखिए सही नहीं है, चलिए
ये जो है गाय का देखते हैं आप, कुत्ते का अब जो है ना जमाना गाय का कम रहा, कुत्ते का ज्यादा हो गया। लोग शहरों में गाय नहीं पालते हैं जिससे दूध मिलेगा, कुत्ता पाल लेंगे जिससे कुछ नहीं मिलेगा। और वो किसी के ऊपर भाव ऐसा कुत्ता पालेंगे ना, कह रहे चोर से बचा लेगा। चोर से क्या बचा लेगा, पता नहीं जी पा रहा है। चोर से बचा लेगा, चोर से कुत्ता कभी नहीं बचा पाएगा। वो बिल्ली से डरता है, चोर से कैसे बच पाएगा? तो कुत्ते को पालना हमें जो है ठीक ऐसे नहीं लगा। कुछ लोग जो है समझते होंगे। ये देखिए इस तरीके